मध्य भारत के घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों की गोद में बसा था रतनगढ़ राज्य, जहां की हवाओं में गौरव, युद्ध की वीर गाथाएं और प्राचीन परंपराओं का संगम गूंजता था। इस राज्य के राजा थे महाराज इंद्रवर्मा, एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक। उनकी पत्नी रानी पद्मावती देवी सौम्यता और ममता की मूर्ति। उनका बेटा राज्य का उत्तराधिकारी युवराज वीरेंद्र वर्मा। परिवार में दो और नाम जुड़ते थे, वीरेंद्र की दो बहनें, राजकुमारी मालविका जो सरल और संस्कारी स्वभाव की थी, और उसकी छोटी बहन राजकुमारी चंद्रवती जो तीव्र बुद्धि और रहस्यमयी स्वभाव वाली थी। ये परिवार राजमहल में एक अटूट बंधन की तरह जी रहा था, परंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 1790 की वो विशेष सुबह थी। राजमहल के प्राचीन मंदिर में शंख और वेदों के मंत्र गूंज रहे थे। हर ओर उत्सव का माहौल था, क्योंकि आज युवराज वीरेंद्र वर्मा का राज्याभिषेक था। पवित्र अग्नि के सामने बैठे इंद्र वर्मा ने अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी। अब वीरेंद्र रतनगढ़ के आधिकारिक राजा बन चुके थे। राजमहल के प्रांगण में विजय ध्वनि गूंज रही थी। महल के द्वार पर खड़ी थी रानी पद्मावती देवी और रानी मैनावती। दोनों के हाथों में सजी हुई थालियां थीं, जिनमें कपूर, पुष्प और चांदी का दीपक सजा हुआ था। जब वीरेंद्र ने महल की सीढ़ियां चढ़ी, उनकी मां ने स्नेह और गर्व से उनका तिलक कर आरती उतारी। फिर मैनावती आगे बढ़ी, थाली उठाकर तिलक करने ही वाली थी कि तभी एक ठंडी सिहरन जैसी हवा का झोंका वहां से गुजरा। अचानक मैनावती के हाथ से थाली जमीन पर गिर पड़ी। दीपक और फूल चारों ओर बिखर गए। भयभीत मैनावती ने कांपती आवाज में कहा, मां, मैंने जानबूझकर थाली नहीं गिराई। मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया हो। उसके शब्द अधूरे ही थे कि आसमान में एक काला कौवा कांव कांव करता हुआ प्रकट हुआ और कुछ ही पल बाद महल के आंगन में मृत अवस्था में आकर गिर पड़ा। पूरा राजमहल सन्नाटे में डूब गया। रानी पद्मावती देवियों ने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण संयोग नहीं है, देवी मां रक्षा करें। उस दिन के बाद से जैसे महल के वातावरण में कोई अदृश्य साया मंडराने लगा था। और उसी संध्या रतनगढ़ दरबार में एक नई नर्तकी का आगमन हुआ, सुमित्रा। वो एक अप्रतिम सौंदर्य की युवती थी। उसकी आंखें रहस्यों से भरी, मुस्कान मोहक और चाल ऐसी मानो स्वयं अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उस शाम दरबार में संगीत की महफिल सजी। तबले की गूंजती हुई ताल पर जब सुमित्रा का पहला नृत्य शुरू हुआ, तो पूरा दरबार जैसे स्तब्ध होकर बस उसे निहारता रह गया। उसकी हर अदा, हर गति में ऐसा आकर्षण था कि दरबारियों की दृष्टि बस उसी पर थम गई थी। तबले की ताल के साथ उसका नृत्य और भी सुंदर और भी मनमोहक प्रतीत हो रहा था। उस दिन से सुमित्रा का नाम पूरे रतनगढ़ में गूंजने लगा, पर किसी को यह एहसास नहीं था कि यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक अंधकारमयी चालक की शुरुआत। जैसे ही सुमित्रा का नृत्य समाप्त हुआ, दरबार में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई मायावी जादू धीरे धीरे सब पर असर करने लगा हो। और अगले ही क्षण पूरा दरबार करतल ध्वनि से गूंज उठा। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर तालियों की गूंज में डूब चुका था। महाराज वीरेंद्र वर्मा ने स्वयं अपनी सिंहासन से खड़े होकर सुमित्रा की प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत, सच में अद्भुत। ऐसा नृत्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी कला केवल सौंदर्य नहीं, एक जीवित कविता है। सुमित्रा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी झुकी हुई दृष्टि डाली, फिर धीमे और कोमल स्वर में उत्तर दिया, राजन, सच्चे रसिक की सराहना ही कलाकार की सबसे बड़ी विजय होती है। आपकी प्रशंसा मेरे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। उसके शब्दों में मीठास तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और अनकही रहस्यमयी चमक भी झलक रही थी। रानी मैनावती, जो दरबार के कोने में बैठी थी, सुमित्रा की इस अजीब मुस्कान और आंखों में छिपे अर्थ को भांप गई। उसका मन जैसे किसी अनजाने भय से भर उठा, पर फिर भी उसने खुद को मजबूत किया और इसे नजरअंदाज किया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक गहरी शंका थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी।
उस रात रतनगढ़ के राजमहल में तो बस एक नृत्य हुआ था, पर असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जो सत्ता, प्रेम और मृत्यु तीनों को निगल जाने वाला था। रानी मैनावती अपनी खिड़की के पास खड़ी शून्य में देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। महल के चारों ओर रात का घना सन्नाटा पसर चुका था। हवाओं के संग घूंघरुओं की वो रहस्यमयी रुंझुन अब कहीं गुम हो चुकी थी, लेकिन उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी नजर महल के प्रांगण में पड़ी। धुंधलके में उसे एक परछाई सी दिखाई दी। वो आकृति बिल्कुल सुमित्रा जैसी प्रतीत हो रही थी। वही सफेद परिधान, खुले लंबे बाल और वही रहस्यमय मुद्रा। मैनावती की सांसें थम सी गई। वो पल भर के लिए स्तब्ध खड़ी रही, लेकिन अगले ही क्षण वो परछाई यूं गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उसने घबराकर अपनी आंखें मसल डाली। वो अब खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, मगर उसके भीतर एक अजीब सा डर और बेचैनी गहराने लगी थी। धीरे धीरे वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। मन ही मन उसने उन सभी घटनाओं को जोड़ा। राज तिलक के दिन गिरती हुई थाली, मृत कौए का गिरना, सुमित्रा का पहला दर्शन, उसका वो रहस्यमयी नृत्य और अब ये परछाई। मैनावती ने अपनी भीगी हुई आंखों से खिड़की के बाहर झांका और धीमे स्वर में बुदबुदाई। उसकी आंखों में अब साफ शक और डर का मेल दिखाई दे रहा था, मगर वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जरूर कोई अनहोनी छुपी है इस सब के पीछे। अब मुझे राजपुरोहित से मिलना ही होगा। शायद वही इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। आखिर कौन है ये सुमित्रा? आखिर वो अचानक राजमहल में क्यों आई थी? और उसका इस राजवंश से क्या संबंध है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सुमित्रा भाग 2। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में मिलते हैं एक नए रहस्य और रोमांच के साथ।